नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित अवस्थी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, भारत और रूस के बीच हाल ही में जो बातचीत हुई है वह सिर्फ एक सामान्य रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि एक नई सामरिक सोच का संकेत है। जब सबको लग रहा था कि भारत रूस से कुछ स्टील विमान या लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारत की सैन्य क्षमताओं की दिशा ही बदल सकता है। भारत अब रूस के उस हवाई योद्धा को खरीदने की दिशा में बढ़ रहा है जो राफेल या J-20 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को भी पीछे छोड़ देता है। यह कोई आम विमान नहीं है, यह है टुपोलेव 2, 160 मीटर रूस का सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। नाटो देशों ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है और इसका नाम सुनकर भी बड़े बड़े देशों की सेनाएं सतर्क हो जाती हैं। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, यह उड़ता हुआ किला है जो हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के अड्डों पर पारंपरिक और परमाणु बम बरसाने में सक्षम है। 160 मीटर भारत की सैन्य शक्ति में वह ताकत भर सकता है जिसकी कल्पना अब तक सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देश ही कर पाते थे। अब सवाल यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास पहले से ही राफेल, सुखोई जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं। हम खुद अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर भी बना रहे हैं। तो फिर इस भारी भरकम और महंगे बॉम्बर की जरूरत क्यों? इसका जवाब छिपा है एक ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर। 4 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के उप प्रमुख ने इसका जिक्र किया था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो गोपनीय है, लेकिन यह तय है कि इस ऑपरेशन ने भारत की सेना को एक चीज साफ कर दी: भविष्य के युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि दुश्मन की जमीन के भीतर लड़ने होंगे। ऐसे में भारत को एक ऐसे विमान की जरूरत महसूस हुई जो बिना रुके, बिना हवा में ईंधन भरे, हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के दिल में हमला कर सके। और यहीं 160 मीटर का नाम सामने आता है। 160M की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है करीब 12,000 किलोमीटर। यानी यह विमान भारत से उड़ान भरकर चीन, पाकिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक जाकर दुश्मन पर हमला करके वापस लौट सकता है, और वो भी बिना ईंधन भरे। इससे भारत की सामरिक पहुंच सिर्फ दक्षिण एशिया तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी पेलोड क्षमता की। 160 मीटर एक बार में 40 टन यानी 40,000 किलो बम और मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। इसकी तुलना में राफेल का वजन खुद सिर्फ 10 टन होता है। सोचिए, एक ही उड़ान में अगर यह विमान 40 टन बम बरसाता है तो वह किसी भी शहर, सैन्य बेस या रणनीतिक ठिकाने को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, यह बॉम्बर परमाणु बम ले जाने और छोड़ने में भी सक्षम है। इसका मतलब है कि भारत अब एक समर्पित हवाई परमाणु प्लेटफॉर्म भी हासिल कर लेगा। अब तक भारत हवाई परमाणु हमला करने के लिए अपने फाइटर जेट्स पर निर्भर था, लेकिन 160 मीटर इसे एक नया आयाम देगा। इस विमान की रफ्तार भी चौंका देने वाली है, 2020 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आवाज की रफ्तार से भी 2 गुना तेज है। मतलब जब दुश्मन को यह पता चलेगा कि 160 मीटर उनकी सीमा में है, तब तक वह हमला कर चुका होगा और दुश्मन की रडार रेंज से बाहर निकल चुका होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतनी ही इसकी ताकत है, तो जरा एक और बात सुनिए। भारत इस बॉम्बर को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने की योजना बना रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है। सोचिए, 160 मीटर हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहा है और वहीं से ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च कर रहा है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंकरों को भी चकनाचूर कर सकती हैं। यह संयोजन इतना खतरनाक होगा कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर डो एक ऐसी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली पर काम कर रहा है जो 160M में फिट होगी। यह AI सिस्टम दुश्मन के रडार, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और खतरे को रियल टाइम में समझकर सबसे सुरक्षित रास्ता तय करेगा। यानी युद्ध के मैदान में यह बॉम्बर अपने आप फैसला ले सकेगा कि कहां जाना है, कहां हमला करना है और कहां से बचना है। भारत इसके साथ साथ एक बंकर बस्टर मिसाइल प्रणाली भी विकसित कर रहा है जिसे अग्नि 5 ICBM पर आधारित किया जा सकता है। इस त्रिशूल 160 मीटर ब्रह्मोस और AI प्रणाली के जरिए भारत एक नई सामरिक शक्ति बनने जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा। चीन ने अपना H-6 बॉम्बर तैयार किया है, लेकिन वह 160M के सामने कहीं नहीं टिकता। H-6 पुराना डिजाइन है, धीमा है और इसकी रेंज और पेलोड भी कम है। वहीं 160 मीटर तेज, भारी और इंटरकॉन्टिनेंटल है। मतलब चीन का बॉम्बर फायदे में नहीं बल्कि नुकसान में दिखेगा। भारत को बीजिंग पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी जो चीन के लिए सिरदर्द बन जाएगी। पाकिस्तान की बात करें तो 160 मीटर उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करता है, यानी वह अपनी गहराई का फायदा उठाकर युद्ध को फैलाना चाहता है। लेकिन जब भारत के पास ऐसा बॉम्बर होगा जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और जो ब्रह्मोस से लैस होगा, तो पाकिस्तान की यह गहराई भी बेकार हो जाएगी। 160M एक ही उड़ान में उसके हर बड़े शहर, सैन्य अड्डे और परमाणु ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सौदे से अमेरिका और नाटो देश भी चिंतित हैं। वे देख रहे हैं कि भारत अब सिर्फ पश्चिमी देशों से हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि रूस के साथ मिलकर तकनीकी साझेदारी और संयुक्त उत्पादन की दिशा में भी बढ़ रहा है। कुछ रिपोर्टों में तो यह भी कहा गया है कि भारत 160 मीटर का कुछ हिस्सा खुद बनाएगा। रूस के कजान प्लांट में हाल के इंजीनियरों को शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक छलांग होगी। अब बात करते हैं इस डील की चुनौतियों की। सबसे पहली चुनौती रूस की उत्पादन क्षमता। यूक्रेन युद्ध ने रूस के डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ा दिया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के एक एयरबेस पर हमला करतू 160 मीटर जैसे विमानों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्पादन में देरी हो एक सारमेगर की बराम बड़ा बढ़ा सकती है। दूसरी चुनौती कीमत। एक 160 मीटर बॉम्बर की कीमत लगभग $500 मिलियन है, यानी 4,275 करोड़ रुपए। इसका रखरखाव भी बेहद खर्चीला होगा। भारत को इसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। लेकिन भारत इन चुनौतियों को रुकावट नहीं मानता, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। इसके साथ ही भारत अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट आमसा भी बना रहा है। हाल ही में इसके प्रोटोटाइप के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया गया है। इस तरह भारत एक बहुआयामी सैन्य रणनीति पर काम कर रहा है। फाइटर जेट्स अपनी जगह, बॉम्बर्स अपनी भूमिका। यह संतुलन भारत को ऐसी सामरिक शक्ति बना देगा जिसे कोई छू नहीं सकेगा। तो दोस्तों, 160 मीटर सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, भारत की शक्ति, सोच और रणनीति का प्रतीक है। यह भारत का यह ऐलान है कि अब हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम हैं। साथियों, दूसरी ओर 7 जुलाई की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, वो सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि भारत के आर्थिक किले पर दागा गया पहला गोला था। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट होंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वह कीमत सिर्फ डॉलर में नहीं, बलिदान में होगी। ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने भारत को खुला निशाना बनाया, क्योंकि ब्रिक्स में चीन और रूस की अनुपस्थिति में भारत जिस तरह से नेतृत्व करता दिखाई दिया, वह वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी बन गया। ट्रंप की इस घोषणा के बाद भारत की मुद्रा 5.88 पद तक गिर गई, जो हाल के हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। आरबीआई को मुद्रा को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार झोंकना पड़ा, लेकिन बाजार में डर गहराता जा रहा है और निवेशक तेजी से डॉलर की ओर भाग रहे हैं। यह फैसला ब्रिक्स समिट के ठीक बाद आया है, जिसे भारत का कूटनीतिक प्रदर्शन माना जा रहा था। यही वजह है कि इस अमेरिकी कदम को संयोग नहीं, रणनीति कहा जा रहा है। भारत की टेक और फार्मा इंडस्ट्री, जो अमेरिकी बाजारों में अरबों डॉलर का व्यापार करती हैं, अब इस टैरिफ नीति के कारण संकट में है। हर वह सर्वर जो बेंगलुरु से चलता है, हर वह दवा जो हैदराबाद से अमेरिका जाती है, अब उन पर 10% ज्यादा टैक्स लगेगा। इस झटका का असर सीधे सीधे भारत के लाखों एक्सपोर्ट वर्करों की नौकरियों पर पड़ सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट 2.0 करार दिया और साफ कर दिया कि अगर भारत रूस, चीन या ईरान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह केवल धमकी नहीं, एक तरह का आर्थिक दबाव है, जिसे भारत को नजरअंदाज नहीं, बल्कि मजबूती से जवाब देना होगा। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वित्त, वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों की आपात बैठकें चल रही हैं। भारत के नीति निर्माता यह तय करने में जुटे हैं कि क्या इस दबाव के सामने झुका जाए या ब्रिक्स की अगुवाई और मजबूती से की जाए। लेकिन अब पीछे हटने का विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। चीन ने ट्रंप की इस धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे ब्रिक्स और मजबूत होगा। रूस ने इसे वैश्विक आर्थिक आतंकवाद करार दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में पूछा, क्या अमेरिका हर विकासशील देश को अपना दुश्मन मानता है? दिलचस्प यह रहा कि सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिका के पुराने सहयोगियों ने भी इस नीति पर सवाल खड़े किए। यह संकेत है कि ट्रंप की नीति अब सिर्फ विरोधियों को नहीं, दोस्तों को भी खटक रही है। भारत के शेयर बाजार में इस खबर का असर गहरा हुआ। सेंसेक्स 735 अंक टूटा, निफ्टी 200 अंक गिरा और टेक वे फार्मा सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। खासकर वे आईटी कंपनियां, जिनका सारा बिजनेस अमेरिका पर निर्भर है, बुरी तरह दबाव में आ गईं। अब असली सवाल यह है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा। क्या भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध सीमित करेगा? क्या भारत डॉलर को दरकिनार कर ब्रिक्स देशों के साथ नई करेंसी की दिशा में कदम बढ़ाएगा? क्या भारत ब्रिक्स की अगली बैठक में ट्रंप को सार्वजनिक रूप से जवाब देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकते हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत अब इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय रणनीतिक जवाब प्रणाली तैयार की जा रही है, जो इस टैरिफ नीति से निपटने के लिए आर्थिक
कूटनीतिक और व्यावसायिक मोर्चों पर काम करेगी। ब्रिक्स के विस्तार के बाद से ही अमेरिका भारत को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन अब यह संदेह सीधा विरोध में बदल गया है। ट्रंप अब भारत को साझेदार नहीं, एक भविष्य का प्रतियोगी मान रहे हैं और उनकी भाषा भी अब धमकी की नहीं, नियंत्रण की हो गई है। लेकिन भारत अब न गुटनिरपेक्ष है न निरीक्षक, भारत अब नेतृत्व की राह पर है। यही बात अमेरिका को बेचैन कर रही है। जब ट्रंप भारत को धमका रहे थे, उस समय भारत के विदेश सचिव रूस और ईरान के साथ एक ऊर्जा गलियारे पर चर्चा कर रहे थे। एक ऐसा गलियारा जो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत को सस्ती ऊर्जा और नए बाजारों तक पहुंच देगा। ट्रंप की यह धमकी असल में एक जियो इकोनॉमिक स्ट्राइक है और भारत इसे सिर्फ एक ट्रेड विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है। जैसा कि 1998 में परमाणु परीक्षण के समय हुआ था, भारत को एक बार फिर दुनिया को यह दिखाना है कि वह किसी दबाव में झुकता नहीं। ट्रंप की यह नीति सिर्फ ब्रिक्स पर हमला नहीं है, यह उस सोच पर हमला है जो ग्लोबल साउथ को बराबरी के अधिकार देती है। ब्रिक्स अब एक आर्थिक संगठन भर नहीं रहा, यह एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है जहां डॉलर की नहीं बराबरी की बात होती है और भारत इसका सबसे चमकदार चेहरा है। ट्रंप की रणनीति यही चेहरा धुंधला करने की है, लेकिन भारत के उद्योग जगत ने भी इसका जवाब दिया है। फिक्ची और ची जैसे संगठन कह चुके हैं कि अगर अमेरिका यह टैरिफ लगाता है तो भारत को जवाबी नीति तैयार करनी चाहिए। साथ ही ब्रिक्स देशों के साथ रूपी रियाल, रूपी रूबल जैसी द्विपक्षीय करेंसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है, एक तरफ अमेरिका का नियंत्रण आधारित पश्चिमी मॉडल और दूसरी ओर ब्रिक्स का सहयोगी समावेशी मॉडल। भारत अब इस नए ध्रुव का नेतृत्व कर रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, विजन की लड़ाई है जहां एक पक्ष टैक्स से दबाता है और दूसरा साझेदारी से उठाता है। भारतीय जनता को भी यह समझना होगा कि यह सिर्फ कंपनियों की लड़ाई नहीं है, इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। स्मार्टफोन, दवाइयां महंगी होंगी, नौकरियों पर असर होगा। लेकिन अगर भारत डटा रहा तो यह एक नई आर्थिक आजादी की शुरुआत हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप की धमकी के पीछे असली चिंता ब्रिक्स डिजिटल करेंसी को लेकर है। अमेरिका को डर है कि भारत, चीन और रूस मिलकर अगर एक साझा डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर देते हैं तो डॉलर की वैश्विक बादशाहत खत्म हो सकती है। यही वजह है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है। अगर भारत इस दिशा में बढ़ता है तो यह 10% टैरिफ सिर्फ शुरुआत होगी। ब्राजील की भूमिका भी अहम हो गई है। ब्रिक्स समिट में जब ब्राजील ने नए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की बात की तो भारत ने भी समर्थन दिया, लेकिन साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि इन संस्थानों का मुख्यालय नई दिल्ली में हो। अमेरिका के लिए यह और भी असहज स्थिति है क्योंकि इससे भारत वैश्विक वित्त का नया केंद्र बन सकता है। पाकिस्तान भी इस पूरी रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है। ट्रंप की धमकी के 48 घंटे बाद पाक प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और अमेरिका के दबाव को लेकर चिंता जताई। पाकिस्तानी सेना ने भारत को ब्रिक्स के नाम पर रणनीतिक भटकाव कहकर निशाना बनाया। यानी अमेरिका, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। भारत अब सिर्फ नीति से नहीं, प्रतीकात्मक रूप से भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में ग्लोबल साउथ बिजनेस समिट की योजना है जिसमें ब्रिक्स, अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के देशों को बुलाकर एक नई आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत WTO के विकल्प की दिशा में कोई प्रस्ताव ला सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए कीमत नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाएगी। यह संघर्ष अब सिर्फ डॉलर बनाम रुपया नहीं, सोच बनाम सोच है। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, वह नया सिस्टम खड़ा करेगा और ट्रंप की यह धमकी उस बदलाव की पहली घंटी बन चुकी है।